गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक भाई बहनों। आज श्रेष्ठा स्कीम के अंतर्गत हम विज्ञान विषय में कोशिका संरचना और उसके कार्य पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज कुछ नए प्रश्नों के साथ, नई ऊर्जा के साथ नए टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरे जोश के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि ये बात मैं रोज ही कहता हूँ आपसे, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है बच्चों, और आज से ही हमारी चुनाव में ड्यूटी भी लग जाएगी, चुनाव की पर्चियां बांटने के लिए। लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं डालने देंगे। हम रेगुलर पढ़ाने का प्रयास करेंगे और लगातार वीडियो भेजते रहेंगे। तो आज कोशिका संरचना और कार्य में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसी को आइडिया है? एनी आइडिया? नहीं। आंसर लिखेंगे लेमार्क और ट्रेवरिन्स। लेमार्क और ट्रेवरिन्स, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। जीव विज्ञान का अर्थ होता है बायोलॉजी। जो बायो और लॉजी, लोग दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? किसी को पता है? बिल्कुल सही जवाब। फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पिता? अरस्तु। ठीक है, इसको अंग्रेजी में अरिस्टोटल बोलते हैं। अरिस्टोटल या अरस्तु। ये रिफ्लेक्शन कहां से आ रहा है? गलत, वो बंद करिए पड़ता। चलो आगे लिखें। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? लिख रहा है ये क्वेश्चन? द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस। देखो बच्चों, द्विनाम पद्धति आप समझते हैं क्या है? ये आपको क्वेश्चन तो पता है। पौधों और जानवरों के दो नाम होते हैं, पौधों के भी और जानवरों के। केवल पौधों के ही नहीं, पौधों प्लस जंतु या जीव जंतु या जानवर, जीव जंतु। मनुष्य भी जंतु में ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिस्कस कर लें, मनुष्य का नाम क्या है हमें बताया? वेरी गुड, होमो सैपियंस। बोलिए होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। तो होमो इसकी जाति हो गई, ये हो गया वंश। क्या हो गया? जाति और वंश। तो ये दो नाम हो गए। क्या हो गए? एक नाम ये, एक नाम ये, इसलिए इसको द्विनाम कहा गया। क्या कहा गया? द्विनाम। जैसे एक पौधे का नाम अगर हम लें तो फलों का राजा होता है आम। आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंगीफेरा इसकी जाति और इंडिका वंश। ठीक है, तो इन दोनों नामों से मिलकर ही इसका नाम द्विनाम पद्धति रखिएगा। द्वि माने दो और नाम माने नाम। अगला क्वेश्चन लिखें, कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका अध्ययन क्या है? जिसको नहीं पता हो वो लिख ले, स्टडी ऑफ सेल। देखो अंग्रेजी में सेल को साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो, विज्ञान की भाषा में। ठीक है, और सेल का अध्ययन कहलाता है साइकोलॉजी, यानी कोशिका अध्ययन कहलाता है। कोशिका अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। अधिकतर परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है बच्चों, तो ध्यान से आप सुनते रहे, पढ़ते रहे। ठीक है, अब देखो सर्वप्रथम कौन सी कोशिका की खोजी थी? जीवित या मृत? डेड सेल किसने खोजी थी? रॉबर्ट। वेरी गुड। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? हुक। मृत कोशिका की खोज
रॉबर्ट हुक ने। किसने? और पहली जीवित कोशिका किसने खोजी थी? वेरी गुड। दीदी पढ़कर आई हैं आज, ताली बजा दो दीदी के लिए। जीवित कोशिका की खोज की थी। देखो वैज्ञानिकों के नाम याद करना बहुत जरूरी है, परीक्षा में अधिकतर ये दोनों नाम कंफ्यूज करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। अगर जीवित अमृत शब्द आ जाए, अगर कोशिका की प्रश्न ये आए कि कोशिका किसने खोजी थी और जीवित अमृत शब्द नहीं दिया तो आप केवल रॉबर्ट हुक लगाएंगे, ठीक है। और अगर जीवित कोशिका की खोज आएगी तो ये है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने जीवित कोशिका खोजी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नहीं, अगर वहां से ना दिख रहा हो तो यहाँ बैठ जाएगा, उस साइड आ जाओ। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सेल प्रिंसिपल। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर है, क्या है आंसर? स्लाइडेन व स्वान। स्लाइडेन व स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है बच्चों। यस सर। अगला प्रश्न लिखें, प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ, जीव द्रव्य किसे कहेंगे? किसे कहते हैं? देखो जीव द्रव्य को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। परीक्षा में जब आप देंगे बच्चों शिक्षा की, तो उसमें जो क्वेश्चन है बाइलिंगुअल आएंगे, दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तो कोई विज्ञान का शब्द आपको हिंदी में समझ में ना आए तो उसके नीचे या अदर साइड में अंग्रेजी में लिख रहा होगा, उसको टैली कर लेना और समझकर सही आंसर टिक करना। आने वाले कुछ समय के बाद हम 1 तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे और रिवीजन स्टार्ट करेंगे शिक्षा स्कीम से अंतर्गत। तो आप लोग जो ऑनलाइन लिंक भेजा जाए उसमें परीक्षा जरूर दीजिएगा। इस बार बहुत कम बच्चों ने पेपर दिया है और कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं कि आप ऑनलाइन क्विज नहीं भेज रहे हैं। जब क्विज भेजा जाए तो ग्रुप को खोलकर देख लें कि उसमें कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसे देखकर अपने अपने आंसर उसमें टिक करके भेजें, ठीक है। एक बात और बता दो बच्चों, श्रेष्ठा स्कीम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और आप अगर 50% से स्कोर ऊपर कर पाते हैं, जहां तक कि पिछली वर्ष की मेरिट का सवाल है, पिछले साल 45% में बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। तो आप निश्चिंत रहे, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। एक बात और है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद सफलता पूरी नहीं होगी। ये तो वो बैरियर है जो आप कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए तोड़ेंगे, लेकिन जब आप नए स्कूल कॉलेज में पहुंचेंगे तो वहां आपको 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई मुफ्त में करनी है। अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा बच्चों और पढ़ाई के अच्छे संसाधन मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, इसको मैं समझा दूं, जीव द्रव्य होता क्या है। देखो मान लो ये कोशिका है, ठीक है। कोशिका के भीतर होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। अभी केंद्रक का क्वेश्चन आएगा। तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है और कोशिका के अंदर भी द्रव्य पाया जाता है और दोनों जीव द्रव्य मिलके प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहलाता है। देखो इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है यानी कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है यानी केंद्रक द्रव्य, दोनों द्रव्य। अब देखो ये द्रव्य शब्द बार बार आ रहा है क्या? द्रव्य माने लिक्विड होता है, लिक्विड यानी पतला, ठीक है। तो ये दोनों पदार्थ मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य। देखो बच्चों, हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसे हम आंखों से देख नहीं पाते। मनुष्य की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है?
तो मनुष्य की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। किससे मिलके बना है शरीर? कोशिका। और मानव का शरीर बहुकोषीय है कि एक कोषीय है? बहुत सारी सेल्स से बना है। ठीक है, तो एक कोशिका के अंदर हम जब झांकते हैं माइक्रोस्कोप से तब ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटोप्लाज्म, ये सारी चीजें उसके अंदर देखने पर मिलती है। ठीक है, ये ऐसी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं हम जो ये सूक्ष्मदर्शी से देखी जाती है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज, वेरी गुड, केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। ये नाम याद करते रहे। ठीक है, आपकी एनएमएस की परीक्षा में जो बच्चे एनएमएस की परीक्षा दे रहे हैं, जो इस साल कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, वो एनएमएस की परीक्षा की तैयारी करेंगे। हम 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो आप इस ग्रुप में जुड़े रहिए या आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं। और एक जरूरी बात यह है कि जिस वक्त आप श्रेष्ठ स्कीम में चयन पा जाएंगे अपना और आपका एनएमएस में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो आप पर 2 चॉइस रहेंगी, आप किसे लेते हैं। ठीक है, अगर आपने श्रेष्ठ स्कीम में चयन ले लिया तो आप एनएमएस के पात्र नहीं होंगे, यानी आप एनएमएस का स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे। और अगर आपने एनएमएस का स्कॉलरशिप ले लिया तो आप श्रेष्ठ स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपारगम, सेमी परमेबल। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? कोशिका झिल्ली। झिल्ली समझते हैं किसे कहते हैं? प्याज तुमने लगा के देखी है? प्याज में एक बारीक सी एक पर्दा निकलता है व्हाइट कलर का। हमने क्रोमोसोम्स का प्रैक्टिकल कराया था, याद है तुम्हें? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की है? वही होती है, होती है। इसका आंसर लिखेंगे अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य। देखो, अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? सेमी परमेबल। इसका मतलब होता है कोशिका के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है, ये वाली सेल मेम्ब्रेन, ये इतनी चालाक होती है कि कोशिका से संबंधित चीजों को ही अंदर कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है, बाकी चीजें बाहर। माने इस झिल्ली के कारण कोशिका के भीतर कोई भी बेकार की वस्तु या पदार्थ प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन लिखे। देखो, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली 2 शब्द होते हैं। कोशिका भित्ति, भित्ति माने दीवार, और कोशिका झिल्ली। अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कौन सी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति 2 तरह की कोशिकाएं होती है, एक तो प्लांट कोशिका यानी पौधों की, और एक जीवों की। तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती आपकी प्लांट कोशिका में, पौधों की कोशिका में। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ऐसे लिख लो, नहीं पाई जाती है पादप कोशिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। पादप कोशिका में, ये मैंने शायद गलत लिख दिया है, ये कोशिका झिल्ली है। देखो, कोशिका भित्ति है। ठीक है, कोशिका भित्ति तो दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में। लेकिन अगर मेम्ब्रेन की बात आए तो पादप कोशिका में मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखो, पादप कोशिका में
कोशिका भित्ति, ये भी नहीं चल रहा, किसकी बनी होती है? तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पौधों में क्या पाया जाता है कागज बनाने के लिए? सेलुलोज। तो इसका आंसर यही है, सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। अच्छा, सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? हमने बताया था कि जब भैंस चारा खाती है तो उसके शरीर में एक अंग होता है, उसमें सेलुलोज, आहार नाल को बोलते हैं। उसका नाम क्या है? आहार नाल का नाम है सीकम। क्या नाम है? देखो, मनुष्य के शरीर में जैसे आहार नाल बोलते हैं, जैसे पेट बोलते हैं, पशुओं के शरीर में वो सीकम होता है। ठीक है, तो सीकम इसलिए बनाया गया ताकि हम सेलुलोज का पाचन कर सकें। सेलुलोज का क्या होता है? पाचन। ठीक है, अगर सीकम मनुष्य के शरीर में होती तो मनुष्य भी चारा खाकर गुजारा कर लेते, लेकिन हम घास नहीं पचा पाएंगे क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज पचाने के लिए हमारे अंदर सीकम को होना जरूरी है। अगला लेके क्वेश्चन, ये तो तुम्हें पता होगा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? और सबसे बड़ी? हाँ, मालूम है दोनों क्वेश्चन? लिख लो, वीडियो वालों को शायद ना पता हो। लंबी कोशिका नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र नहीं। और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रो ना माइको, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये अत्यंत छोटी कोशिका है। अब लिखेंगे कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। इसकी खोज की थी पैलेट ने। पैलेट, इसने खोज की थी पैलेट। राइबोसोम की खोज किसने की थी? चाहो तो आप क्वेश्चन अगला बना के लिख सकते हैं, इसी में लिख दो पैलेट। ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आया है और आता है। ठीक है, 8 वाले बच्चे बताएंगे कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? वेरी गुड, बता हुआ क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है इसे। फिर भी बहुत बधाई आपको, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? बिल्कुल सही, काफी जोश में है प्रियंका जी, ताली बजा दो इनके लिए। एटीपी का निर्माण करना, एटीपी का निर्माण करके शरीर में ऊर्जा का संचार करना। अब ये मुख्य कार्य इसका होता है, ये एटीपी को एडीपी में बदल देती है। किस में बदल देती है? एटीपी को चेंज करेगी एडीपी में। एटीपी का नाम बता दो। देखो लिख लो, नहीं पता हो तो। एडीपी, एएमपी, देखो ये तीनों तरह के फॉस्फेट है। पहला है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, और ये है एम से हो गया एडिनोसिन मोनो। मोनो माने 1, डाई माने 2 और ट्राई माने 3। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना और एटीपी को एडीपी में बदलना, यानी ट्राई फॉस्फेट को डाई फॉस्फेट में बदलना। इसी से एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, और ये प्रत्येक कोशिका में होता है हमारे शरीर में। जैसे कभी तुमने देखा होगा वेट लिफ्टर जब वजन उठाता है तो वो अपनी सारी कोशिकाओं की ताकत अपने हाथों में ले आता है, तभी वो लिफ्ट कर पाता है। ठीक है, आगे लिखें।
कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं? कोशिका का दिमाग। इसको आइडिया है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी केंद्रक। किसे कहते हैं? न्यूक्लियस। कोशिका का दिमाग कहा जाता है केंद्रक। ठीक है, इसे बोलते हैं सेल ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल ब्रेन, केंद्रक। देखो, कौन सी जीव में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता? कौन से जीव में? अच्छा, जीव का मतलब कोई ये वाली जीव तो नहीं समझ रहा ना? कोई भी बच्चा ऐसा होता है जो नहीं जानता था जीव में और जीभ। देखो, जो टंग जो होती है इसे बोलते हैं जीभ, जो चिढ़ाने पे गाना करते हैं। ठीक है, बोलती है जीभ, और ये है जीव। क्लियर? इसका मतलब है जीव जंतु, छोटे छोटे जीव। क्या है? और ये है वो महारानी है, इनका नाम है रसना, पर्यायवाची रसना। और ये ऐसी चीज होती है बच्चों, मैं आपको बता दूं, जीभ होती तो 6 ग्राम की है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए 6 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। बच्चा जब 2 या 3 साल का होता है तभी पापा मम्मी कहना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसा बोलना है, ये सीखते सीखते पूरी उम्र कम पड़ जाती है। तो जीभ का सही से इस्तेमाल करें ताकि हमारे शब्दों से किसी को ठेस ना लगे। ठीक है ना? एक दोहा है या कहावत है कि ना तो कोयल किसी को कुछ देती है, न कौवा किसी से कुछ लेता है, लेकिन फिर भी अगर दोनों काव काव कर रहे हो तो हम सबसे पहले किसे उड़ाएंगे? कोयल को। हम सबसे पहले उड़ाएंगे कौवे को, क्योंकि उसकी ध्वनि बड़ी कान में चुभने वाली होती है, जैसे का काव। और कोयल की ध्वनि तुम सुनोगे बाग में तो कितनी मीठा स्वर होता है। ठीक है, इसी पे कहा गया है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपा को शीतल होए। माने ऐसी भाषा बोलो जो हमें भी अच्छी लगे और दूसरों की भी अच्छी लगे। तो ये जीभ है, अभी हम टॉपिक से चले गए हैं, लेकिन इसको समझा ही देते हैं जो आएगी ये जीभ बीच में। तो जीभ जो होती है टंग, इसने 2 बड़े युद्ध करा दिए बच्चों, महाभारत और रामायण। ठीक है, ये किसी जीव के कारण हुए हैं। शायद आपको ना पता हो, इसकी किसी और दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि जीव के कारण ये दोनों युद्ध कैसे हुए थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, विज्ञान पढ़ाते ना, हम रामायण में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जीव को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये लड़ाई करवाने वाली है। तो कौन से जीव में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता? आंसर है इसका जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, और देखो श्रेष्ठा स्कीम से जुड़े हुए बच्चे तो इन वीडियोस को देखें ही पूरा, ऐसे बच्चे भी देखें जो अन्य अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको इन्हीं प्रश्नों से पाला पड़ना है। तो ये किसी पर्टिकुलर परीक्षा के लिए क्वेश्चंस नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हैं बच्चों। तो आप बड़े ध्यान से और पूरी लगन से इन्हें पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? कोई आइडिया? लाइकेन से बनाया जाता है। लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? उसका आंसर है लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। शैवाल और कवक, यानी इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। ये स्वयंपोषी भी है और परपोषी भी है। कड़ी का मतलब क्या है? कड़ी चावल, इन दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट। ठीक है, और लाइकेन वायु प्रदूषण सूचक भी होते हैं। कैसे होते हैं? वायु प्रदूषण को बचाने वाले, दर्शाने वाले। ठीक है, लाइकेन्स। और ये लिटमस पेपर इन्हीं से बनाया जाता है, लाइकेन से। लिटमस पेपर किस काम आता है कोई बताए? वेरी गुड, होशियार बच्चे हैं।
अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए लिए। देखिए, आप राइटिंग पे ना जाए, मेरे सुनने से ही क्वेश्चंस को लिख लें, क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा लिखने में यकीन रखता नहीं, क्योंकि बोर्ड को अगर सजा भी देंगे तो उससे मिलने वाला कुछ है नहीं। जब तक प्रश्न अच्छे से समझ में ना आए बच्चों, तो अच्छा लिखने का भी क्या फायदा। ठीक है, तो ये वीडियो कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, हालांकि और बड़े क्वेश्चन लिखाए जा सकते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पूरे क्वेश्चंस लेके वीडियो को पूरा देखें और चैनल को शेयर भी करें और मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।